So hello everyone, this is Parth Patel. Welcome to the channel and welcome to the vlog. Hope you are doing well. और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि वीज़ा रिजेक्शन क्यों आ रहा है राइट नाउ। एज सुन एज जब से कनाडा की जो बॉर्डर है वो ओपन हुई तब से वीज़ा एप्लीकेशन काफ़ी सारी हुए और उसके बाद क्या है कि वीज़ा रिजेक्शन भी काफ़ी सारे हैं। तो उसके पीछे के मेन मेन रीजंस क्या है मैं आपसे शेयर करूँगा। आपके साथ सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो चलिए फिर शुरू करते हैं ये अच्छी सी वीडियो। और वीज़ा एप्लीकेशन में सबसे नेसेसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सारे डॉक्यूमेंट्स और विद द करेक्ट स्पेलिंग। सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब मैं बेसिक से शुरू करूंगा। पहले आगे आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का लिविंग सर्टिफिकेट, 10th के अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, फिर 11th 12th किया तो उसके सारे ही मार्कशीट, उसके सारे ही डॉक्यूमेंट्स, उसके सारे ही मतलब जो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है। फिर फर्दर आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है, मान लो कि डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है, तो उसके सारे ही ईच एंड एवरी सेमेस्टर की मार्कशीट और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट या फिर उसका जो भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपके आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वो तो सारे फुलफिल होने ही चाहिए, बट सब में स्पेलिंग भी एक जैसा ही होने चाहिए। इंडिया में प्रोबेबली क्या होता है कि आधार कार्ड में या फिर पैन कार्ड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि पहले आप एक चीज़ करो कि सभी डॉक्यूमेंट्स में आप अपने स्पेलिंग एक जैसे ही कराओ, तो आगे जाके क्या है कि कोई भी दिक्कत ना आए, आगे जाके कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हो सकता है कि पहले स्पेलिंग डिफरेंस होने की वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है। सो 10th है, फिर 11th 12th है, फिर डिग्री है, फिर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वीज़ा जो पासपोर्ट है। पासपोर्ट में आप मेक श्योर करो कि आपका स्पेलिंग एकदम करेक्ट हो, सभी डॉक्यूमेंट्स में करेक्ट होना ही चाहिए। सो पासपोर्ट हो गया और बाकी अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपके स्पेलिंग्स एक जैसे ही हो। सो वो एक चीज़ हो गई। फिर एक तो पासपोर्ट हो गया, फिर अगेन आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करवानी होती है। उसमें भी फिर जब जो भी आपके जो पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करवाने रहते हैं। अब जीआईसी तो यहाँ पे फॉर श्योर वो आप लेते ही हो। जीआईसी में आपको $10,000 डिपॉजिट करवाने होता है। वो यहाँ आके आपका 1 साल का वो खर्चा हो गया। बट रादर देन दिस आप आईआरसीसी को ये भी प्रूफ चाहिए कि आप केपेबल हो वन मोर देन 1 ईयर की आप जीआईसी के अलावा भी आप सर्वाइव कर सको बिना जॉब के। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो वो हो गया, एक बैंक स्टेटमेंट हो गई, एक हो गया म्यूचुअल बॉन्ड्स, म्यूचुअल जो फंड होते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट हो गया, फिर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो या फिर कोई स्टॉक्स हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवा सकते हो। और फिर आईटी रिटर्न है वो भी आपको सबमिट करवाना रहता है। कोई कोई डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे ध्यान में नहीं रहते, वो एजेंसी सारे बताती है। बट आपको साइड बाय साइड क्या करना है कि आपको भी पोर्टल पे चेक करते रहना है आईआरसीसी के कि एजेंसी ने सबमिट किए है कि नहीं। आप तो फॉर श्योर एजेंसीज को दे ही दोगे। बट क्या होता है कि कुछ ह्यूमन एरर की वजह से वो भी शायद हो सकता है कि वो भूल जाए। सो सिर्फ आईआरसीसी की वेबसाइट में आपको चेक करने के लिए सिर्फ जीसी की डालनी होती है, उसमें जो आईडी पासवर्ड है वो डालना होता है, फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हो। फिर अगेन एक हो गया कि मेडिकल मेडिकल का भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होता है। फिर आपको फीस का प्रूफ हो गया, फिर जीएससी सर्टिफिकेट हो गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की मैं अगर बात करूँ तो क्या होता है कि जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे लोग सबमिट करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके आपके वीज़ा में कुछ क्वेरी आई और उसके सामने आपके पास प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कोई करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं हुआ, देयर आर मोर चांसेस कि वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है। सो एजेंसीज क्या करती है कि अगर वो एजेंसी इतनी रिलायबल नहीं हुई तो हो सकता है कि उसकी गलती का जो रिजल्ट है वो आपको भुगतना पड़े, वो आपको सहना पड़े। सो मेक श्योर कर लो कि आप पहले से एजेंसी अच्छी एजेंसी चूज करें, अच्छी खासी रेप्यूटेड एजेंसी में आप वीज़ा जो भी आपकी प्रोसेस है वो करवाएं। सो डॉक्यूमेंट्स की ये सारी चीज़ हो गई। फिर बात आती है आईएलटीएस रिजल्ट की। अभी 2-3 साल पहले क्या था कि मतलब 3-4 साल पहले क्या था कि कोई एक मॉड्यूल में आपके 5.5 है तो क्या होता था कि आपको बाई चांस वीज़ा मिल जाता था। बट राइट नाउ क्या है कि आफ्टर ओपनिंग द बॉर्डर वो इतना कम हो गया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। अभी सारे कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि ईच एंड एवरी मॉड्यूल में 6 बैंड्स तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर कोई एक मॉड्यूल में भी आपके 5.5 होते हैं और आपको लगता है कि नहीं भाई एक बार चांस लिया जा सकता है, बट मेरी मानो तो वो आप ऐसा ना करो। आप अच्छे से आईएलटीएस की प्रिपरेशन करो। ईच एंड एवरी मॉड्यूल में आपके 6 बैंड तो होने ही चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बैंड हो गया आपके यहाँ, मान लो कि 6.5 है, 7 है या फिर 7.5 है, तो उतना ही चांसेस आपको ज़्यादा है कि अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे, अच्छी कॉलेजेस आपको एडमिशन दे, और उतनी ही आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग बने। जितनी ही प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग बनेगी उतने ही वीज़ा एक्सेप्टेंस के
ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, ना कि वीज़ा रिजेक्शन की। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपका कनाडा आने का पर्पस क्या है, कि आपको वही डिटेल में पूरी सारी चीज़ लिखनी पड़ती है कि मेन पर्पस क्या है कनाडा आने का। तो मेन पर्पस आपको लिखना है कि स्टडी के बाद, आपकी स्टडी फिनिश होने के बाद आप बैक होम जाने वाले हो, वो आपको क्लियरली मेंशन करना है। क्योंकि हाँ, आपको सबको सबको पता है कि यहाँ आने के बाद आप सेटल हो गए या फिर पीआर लोगे या फिर सिटीजन लोगे, वो सबको पता है। बट आपको जो एसओपी में है वो मेंशन नहीं करना है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी गलती होती है कि मेंशन कर देते हो कि हाँ स्टडी के बाद आपके प्लान है कि आप वर्क परमिट पे आ गए, बाद में आप पीआर लोगे। नहीं, आपको सिर्फ इतना मेंशन करना है कि स्टडी के बाद आप बैक होम जाने वाले हो और वहीं आप अपना करियर बनाने वाले हो। क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका मेन पर्पस है कि कनाडा में आप सेटल हो पाओ। एसओपी में आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आपका मेन पर्पस है वो कनाडा में स्टडी करना है, रादर देन कि सेटल होना। सो ये चीज़ हो गई एसओपी के बारे में। अभी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आपकी प्रोफाइल भी मैच होनी चाहिए। अगर आपने इंडिया में कुछ, मेरा एग्जांपल ले लूँ तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, डिप्लोमा किया था मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सो जो मेरी जो कॉलेज थी उसमें जो कोर्स था वो भी इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड ही था, बट यहाँ आके मैंने मेरा कोर्स चेंज किया, मैंने कंप्यूटर सिस्टम ले लिया कोर्स। तो आप भी मेक श्योर कर लो कि आपकी जो प्रोफाइल है, वो आपकी जो स्टडी है वो यहाँ की स्टडी से मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ कुछ इलेक्ट्रिकल या फिर कुछ और किया है तो यहाँ आके भी कुछ और करो। चांसेस है कि आपको वीज़ा मिल जाए, बट देर आर मोर चांसेस कि उसमें वीज़ा रिजेक्शन भी आ जाए अगर आपने एसओपी में अच्छे से मेंशन नहीं किया है तो। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं आप अपना फील्ड क्यों चेंज कर रहे हो, आपका जो माइंडसेट है वो इतना क्लियर नहीं है। सो आफ्टर स्टडीज आपका माइंड में ऐसे भी आ सकता है कि आप यहाँ सेटल डाउन हो सको, ऐसा उनको लग सकता है। सो मेक श्योर करो कि आप जो प्रोफाइल है वो सेम हो, आपकी जो फील्ड हो वो डिफर ना हो। अगर आपको चेंज करना ही है प्रोग्राम तो आप यहाँ आके चेंज कर सकते हो। और उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आपने इंडिया में कुछ जो भी अपने आइल्स है और जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है वो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर अच्छे कॉलेज में किया, और यहाँ के यहाँ जो वीज़ा एप्लीकेशन करते हो उसमें आप ऐसी कॉलेजेस चूज करते हो जो इतनी रेप्यूटेड नहीं है। सो वहाँ पर भी एक डाउट जा सकता है कि जो भी पोर्टल है उसमें जो भी चेक कर रहे हो वहाँ पर भी आपके ऊपर डाउट जा सकता है कि यहाँ इंडिया में इसकी प्रोफाइल कुछ और थी, इतनी हायर एजुकेशन उसने की थी। जैसे कि मान लो कि आपने इंडिया में मास्टर्स किया और यहाँ आपने डिप्लोमा या फिर पीजी डिप्लोमा कोई कोर्स चूज कर रहे हो। सो वो कुछ आप खुद ही सोच सकते हो कि ये कितना इररिलेवेंट चीज है। सो मेक श्योर कर लो कि अगर आपने इंडिया में डिप्लोमा या फिर डिग्री की है, सो एटलीस्ट यहाँ पे आप डिग्री करो, पीजी डिप्लोमा करो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करो। मास्टर्स किया तो आप यूनिवर्सिटी में या फिर कोई रेप्यूटेड कॉलेज में मास्टर्स करो। सो वो एक प्रोफाइल सेम होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको काफी सारी ध्यान रखनी है। और साइड बाई साइड मैं अगेन कहूंगा, जितनी भी आरसीसी की पोर्टल में जो भी डॉक्यूमेंट्स एजेंसी सबमिट करती है, उन्होंने बोला कि हाँ उन्होंने सबमिट कर लिया, बट फिर भी आप मेक श्योर कर लो सिर्फ आईडी पासवर्ड डालने की ही चीज़ है। आप मेक श्योर कर लो कि आपके आइल्स का रिजल्ट है, आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट है, फिर आपके जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है आपने एजेंसी में सबमिट किए हैं और उन्होंने सेम चीज़ सबमिट की है कि नहीं, वो सारे कुछ आप साइड बाई साइड चेक करते रहो। सो ये सारी कुछ हो गई जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीज़ा एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर आपका आइल्स का रिजल्ट हो गया, आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो हो गई, आपकी एसओपी हो गई। ये सारी चीजें कुछ टू द पॉइंट होगी। तो मेक श्योर कर लो कि आपका वीजा आने ही वाला है। थोड़ा लेट भी हो सकता है या फिर जल्दी भी आ सकता है, बट देर आर मोर हाई चांसेस कि आपका वीजा आ ही जाए। सो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट भी कर सकते हो, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय, टेक केयर। एंड हाँ, सपनों का काम है टूटना। आप सपने देखो तो सही, सपने देखोगे तभी तो सच होंगे। सी यू।